नमस्कार, मैं आशा रानी सुंडी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, टाटा कॉलेज, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए कोर 5 इकाई 1 के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत का व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व को एवं उनके कृतित्व को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गोसाई दत्त पंत के नाम से परिचित इस बालक का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हिमालय की गोद में अल्मोड़ा के पास कौसानी गांव में हुआ था। हिमालय की विराट प्राकृतिक सौंदर्य कवि के संस्कार का अभिन्न अंग है, इसलिए उनमें हिमालय की सी उत्तुंग कल्पना, सघन प्राकृतिक छवि तथा बर्फ की उज्ज्वलता तथा शीतलता के दर्शन होते हैं। मातृ स्नेह से वंचित पंत प्रकृति प्रेम में आजीवन डूबे रहे। पंत में यथार्थ के विषम और दारुण रूप के अभाव का कारण भी कुछ सीमा तक प्रकृति के उस प्रभाव को माना जा सकता है। इनके मन में प्रकृति के प्रति इतना मोह पैदा हो गया था कि ये जीवन की नैसर्गिक व्यापकता और अनेक रूपता में पूर्ण रूप से आसक्त ना हो सके। इन पंक्तियों से यह देखा जा सकता है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। इन पंक्तियों में रमणी की उपेक्षा को जीवन सौंदर्य की उपेक्षा के साथ जोड़ा गया है। पंत की काव्य कृतियों का क्रम इस प्रकार है: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी और प्रतिभा, सौवर्ण वाणी, चिदंबर, रश्मि बंद कला और बूढ़ा चांद, अभिषेकित, हरीश सुरी, सुनही टेर, लोकायतन, किरण, वीणा आदि। वीणा में पंत जी की प्रारंभिक रचनाएं हैं, जिनमें कवि प्रकृति के अंग प्रत्यंग की छवि में लीन होने के लिए ललायित है और इसके साथ इनमें रहस्य के प्रति जिज्ञासा, वीणा काल का कवि प्रकृति का अनुपम छटा से इतना मुग्ध है कि बाला का सौंदर्य भी उसके सामने महत्वहीन है। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। आगे ग्रंथि एक छोटा सा प्रबंध काव्य है जिसमें असफल प्रेम की कहानी है, जिसमें नायिका के ना चाहते हुए भी किसी अन्य के साथ उनका विवाह हो जाता है। प्रेमानुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह रचना उत्कृष्ट कही जा सकती है। पल्लव की छायावादी काव्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी भूमिका में कवि ने अपने काव्य संबंधी आदर्शों की विशद चर्चा की है। उनकी मानव प्रेम की भावना
गुंजन में भली भांति अभिव्यक्त हुई हैं। इसमें कवि व्यक्तिगत सुख दुख के से ऊपर उठकर विश्व मानव के कल्याण के लिए पुकार हो उठा है। तो इन पंक्तियों को हम देख सकते हैं, उनके ये पंक्तियां अवलोकनीय हैं। नव छवि नव रंग नव मधु से मुकुलित पुलकित हो जीवन। पल्लव की भूमिका में पंत ने कविता को परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है। ये परिपूर्ण क्षण अपनी संपूर्ण भावनात्मकता के साथ काव्य चिंतन के क्रम में निरंतर विकसित होते गए हैं और इनमें चेतना के सभी स्तरों को आत्मसात तथा अंगीकार किया गया है। चेतना के इन स्तरों को सौंदर्य चेतना, प्राकृतिक चेतना, बौद्धिक चेतना, यथार्थ चेतना, सूक्ष्म चेतना के रूप में देखा जा सकता है। ध्यातव्य है कि इन चेतना स्तरों का अलगाव बहुत स्थूल नहीं है। उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविता का संपूर्ण भाव पट सौंदर्य चेतना का है। इसमें कविता का स्वर अपेक्षाकृत अंतरंग और एकांतिक है। इसमें सौंदर्य की सृष्टि के प्रमुख उपादान हैं प्रकृति प्रेम और आत्म उद्बोधन। पल्लव में सौंदर्यवादी पंत का छायावादी कवि अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वह प्रकृति के लघु विराट कोमल पुरुष सभी रूपों का साक्षात्कार करता है, पर उसमें अनुभूति की यथार्थता नहीं आ पाती। गुंजन काव्य संग्रह में वह सुंदर से शिव की ओर और कल्पना से चिंतन की ओर उन्मुख होता है। इसमें भी जीवन के राग को ही अभिव्यक्ति मिलती है। संरचना और कथ्य की आत्मीयता पंत की इस काल की कविताओं की प्रमुख विशेषता रही है। प्रकृति और मानव प्रेम के प्रति इनमें निश्चल पवित्रता और संकोच भरा खुलापन है एवं विनम्रता दिखाई देती है। प्रेम भावना में कहीं भी उच्च श्रृंखलता और उद्दंडता नहीं है। सौंदर्य चेतना से युक्त इस कालखंड की कविताओं की भाषा में शिल्प भी विचारणीय है। पंत ने सर्वथा नए प्रकार की काव्य भाषा की तलाश में उसकी प्रतिष्ठा की है। भाषा को अंतर्मुख शक्ति और सूक्ष्म व्यंजना की इनमें गहरी पहचान है। पंत जी के काव्य का विकास का अगला चरण बौद्धिक चेतना से विशेष रूप से जुड़ता है। इस कालखंड में युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि आदि की रचनाएं हुई हैं। युगांत काव्य संग्रह छायावाद की समाप्ति तथा नए युग के आरंभ की सूचना देता है। यहाँ पंत की कल्पना विलास तथा वायवी लोक से जमीन पर उतरने की चेष्टा करते हैं। भाषा में स्पष्टता तथा अभिधात्मकता बढ़ जाती है। पतझर और गा कोकिल जैसी कविताएं इस मनस्थिति को उजागर करने के लिए उद्धृत की जा सकती है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क जीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन।
इसी तरह युगवाणी में मार्क्स एवं गांधी के प्रभाव हैं, किंतु प्रभाव सिर्फ संघर्ष का काव्य है। आज के विराट मानवीय संघर्ष को वर्ग संघर्ष तक ही सीमित रखना विगत युगों की चेतना तथा ऐतिहासिक अंधकार की एक हिंस प्रक्रिया मात्र है। पुरातन के अंत और नव युग के निर्माण की भूमि पर युगवाणी और ग्राम्य की रचना हुई है। युगवाणी और ग्राम्य में यथार्थ की व्यथा मुखरित हुई है। अधिकांश कविताओं में ग्राम्य जीवन का रूप सौंदर्य प्रस्फुटित हुआ है। उनकी स्वर्ण किरण के बाद की रचनाओं में पंत नए भाव को स्वागत करते हैं। कवि की अनुभूति वस्तु जगत की समेटती हुई बौद्धिक चेतना से ऊपर उठकर सूक्ष्म अति मानवीय चेतना को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार पंत जी का महाकाव्य लोकायतन एक प्रयोगधर्मी महाकाव्य है। यह युग की विराट शक्ति को समेटने की चेष्टा का फल है। कथा का सौंदर्य कथा के बिखराव और विभाजन में ही निहित है। इस महाकाव्य के बाद भी पंत चूके नहीं। कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीणा, पुरुषोत्तम राम, पाव फटने से पहले आदि कविताओं में ताजगी बनी हुई है। तो इसी तरह पंत जी को मूलतः प्रकृति सौंदर्य और सुकुमार कल्पना का कवि माना जाता है। उनकी काव्य चेतना का प्रस्फुटन प्रकृति सौंदर्य की अगाध प्रेरणा का प्रतिफल है। कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले मुझे याद है कि मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आंखें मूंद कर लेटता था तो वह दृश्यपट चुपचाप मेरी आंखों के सामने घूमा करता था। तो पंत जी प्रकृति को प्रेयसी और सुंदरी के रूप में देखते हैं। पंत ने मानवीय रूप छवि तथा भाव छवि को प्रकृति की छवि में संश्लिष्ट करके अंकित किया है। बादल कविता में प्रकृति का मानवीकरण तथा पंत का कल्पना वैभव एक साथ देखा जा सकता है। बादल की इतने रूपों में कल्पना हिंदी साहित्य में शायद ही कभी की गई हो। सूक्ष्म भाव बिंबों, पौराणिक तथा प्राकृतिक बिंबों के द्वारा कवि बादल के विविध चित्रों को प्रत्यक्ष करता है। आलंबन तथा उद्दीपन की प्रचलित परिपाटी के अलावे वे प्रकृति से वातावरण का निर्माण करते हैं। उसमें रहस्यात्मक संकेत पाते हैं, दूती के रूप में संदेश देती है तथा अलंकरण एवं बिंब विधान का उपादान बनाती है। तो मुझे लगता है कि आप सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व एवं
उनके कृतित्व से भली भांति परिचित हो गए हैं। मुझे लगता है इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में कुछ अन्य विषय को लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।